Education is not about what our mark sheet represent, neither what is our designation. It is about how we act towards the other humans, nature and the animals also. So, be kind towards the animals, act like a human, because being human is not a word, it is a responsibility, neither towards only humans, also towards animals. So, be human, act like human. तो दोस्तों आज के इसी सुविचार के साथ मैं रोहित सिंह एक बार फिर से आ चुका हूं अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हुए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के आखिरी पड़ाव पर बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बोट एंड स्टीम की, यानी नाव एवं धारा की। दोस्तों स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो रिलेटिव स्पीड हिस्सा था उसी में हमने रेस पढ़ा, उसमें हमने ट्रेन पढ़ा और उसी का एक छोटा सा हिस्सा होता है आपका बोट एंड स्टीम। तो आइए बच्चों इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो नाम से पता चल चुका है बोट एंड स्टीम का मतलब नाव होगी और धारा के साथ वो चलेगी या धारा के विरुद्ध चलेगी, यानी यहाँ पर भी दो चीज़ों का मोशन होगा। एक होगी बोट, बोट की जगह कोई पर्सन या मैन भी हो सकता है जो स्विम कर रहा हो, और दूसरी होगी आपकी करंट यानी धारा। कॉन्सेप्ट वही है रिलेटिव स्पीड का, बस फर्क इतना है कि जो नाव होती है और जो धारा होती है नाव धारा के कांटेक्ट में चलती है। तो कांटेक्ट में चलने से मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जब डायरेक्शन सेम होता है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, और जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो यहाँ पर क्या होता है माइनस। जबकि रिलेटिव स्पीड और ट्रेन के जितने भी सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस किए वहाँ पर हम लोगों ने ये नहीं यूज़ किया था, वहाँ पर सेम में माइनस अपोजिट में प्लस करते थे क्योंकि वहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। बट इस चैप्टर में चूंकि बोट एंड स्टीम के बीच में कॉन्टैक्ट होता है तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्पीड को ऐड करेंगे और अपोजिट में करेंगे माइनस। बिल्कुल उल्टा हो जाता है, जो कि मैंने रिलेटिव स्पीड के स्टार्टिंग में ही आपको ये क्लियर शब्दों में बताया था। तो दोस्तों आइए जरा समझते हैं पहले कुछ कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में जो यूज होने वाले हैं, पहले मैं उनको बता दूं फिर हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस पे आएंगे। तो बच्चों जब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे नाव मिलेगी, धारा मिलेगी। तो बच्चों मान लीजिए नाव है जिस पर मैं बैठ के नाव को चला रहा। नाव की जो स्पीड है वो स्टिल वाटर, मतलब अगर पानी रुका हुआ है, पानी रुका है, उस रुके हुए पानी में जो नाव की स्पीड है उसको मैंने माना SB, स्पीड ऑफ बोट। अगर पानी रुका हुआ है तो जो नाव की स्पीड है मैंने उसको माना SB। SB का मतलब है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल। मैं जहां पर भी ये नोटेशन लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा कि SB का मतलब क्या है। ठीक, चूंकि करंट का फ्लो हो रहा है, धारा भी अगर मान लीजिए चले तो जो धारा की स्पीड है उसको मैंने माना SC, यानी स्पीड ऑफ करंट यानी धारा की चाल। अब दोस्तों देखो यहाँ पर दो केस बनेगा। पहला केस जहां नाव और धारा के चलने की दिशा क्या हो, सेम हो, यानी डायरेक्शन क्या हो, सेम। अभी मैंने आपको बताया कि जब नाव और धारा की चलने की दिशा सेम होती है, ये चूंकि कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट में स्पीड जुड़ जाती है, तो इनकी स्पीड जुड़ जाएगी SB प्लस SC, क्योंकि कांटेक्ट है इनको हमने जोड़ दिया। और दोस्तों इसी स्पीड को हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, जिसको मैं DS से रिप्रेजेंट कर रहा, डाउन स्ट्रीम स्पीड। SB बच्चों स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में नोटेशन आपको वहां पर लिखा होगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। SC आपका स्पीड ऑफ करंट है, धारा की चाल। SB शांत जल में नाव की चाल, SC स्पीड ऑफ करंट, धारा की चाल। और DS का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड, मतलब धारा के साथ साथ चाल, विद द करंट स्पीड, धारा के साथ साथ चाल, या इसको हिंदी में अनुप्रवाह चाल भी कहते हैं। धारा के साथ साथ चाल को हिंदी में अनुप्रवाह चाल भी कहते हैं। तो कहीं अगर आपको वर्ड अनुप्रवाह मिले तो उसका मतलब किससे है, DS है। DS का मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहला केस तो बच्चों ये बनता है। सेकेंड केस बनता है कि अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, जैसे ये नाव है और करंट भी चल रही है, तो नाव की डायरेक्शन तो इधर है बच्चों, बट जो करंट की डायरेक्शन है यानी जो धारा की चाल है वो इस साइड है, यानी अपोजिट। सेम में तो हमने ऐड कर दिया जिसको हम लोगों ने डाउनस्ट्रीम स्पीड कहा। अपोजिट में क्या होता है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया, चूंकि दोनों कांटेक्ट में, नाव और धारा के बीच में कांटेक्ट होता है, तो यहाँ पर इनकी स्पीड माइनस हो जाएगी SB माइनस SC। और बच्चों इसी स्पीड को हम लोग कहते हैं अपस्ट्रीम स्पीड, यानी धारा के विरुद्ध चाल। फिर से मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर डायरेक्शन सेम है तो स्पीड ऐड होती है क्योंकि कांटेक्ट में है, जिसको हम लोग अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड या अनुप्रवाह चाल भी हिंदी में कहते हैं। और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो इनकी स्पीड माइनस हो जाती है, जिसको हम लोग अपस्ट्रीम कहते हैं, या धारा के विरुद्ध चाल या अगेंस्ट द करंट स्पीड भी कहा जाता है। और यहाँ पर स्पीड क्या होती है, माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांटेक्ट है। याद रखिएगा,
डायरेक्शन दोनों की सेम स्पीड ऐड हो जाएगी क्योंकि कांटेक्ट है दोनों के बीच में। अपोजिट में माइनस हो जाएगा क्योंकि कांटेक्ट है। सेम वाली जो रिलेटिव स्पीड है उसको नाम दे दिया गया डाउनस्ट्रीम स्पीड। यहां बस नाम दे दिया गया क्यों? क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट फिक्स है कि एक ट्रेन ही होगा और एक बोट ही होगा, दूसरा स्ट्रीम ही होगा। ट्रेन में तो कुछ भी हो सकता था या रिलेटिव स्पीड में कुछ भी हो सकते थे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिक्स है इसलिए नाम हो गया इनका रिलेटिव स्पीड का डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड। अब बच्चों मेरी बात जरा ध्यान सुनिएगा। अगर मैं दो फॉर्मूले तो हमारे पास निकल के आ गई है जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। दो तो हमारे पास ये आ गई अपस्ट्रीम स्पीड यानी ऊर्ध्व प्रवाहचाल अगेंस्ट द करंट, डाउनस्ट्रीम यानी विद द करंट स्पीड का हमारे पास रिलेशन आ गया। अब अगर आप दोनों को जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो देखो ऐड करने से SC और SC क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो दोस्तों आपको मिलेगा SB इक्वल टू DS प्लस US अपॉन 2 यानी स्पीड ऑफ बोट बराबर डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। याद रखिएगा बच्चों, अगर आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड पता है, अगर आपको अपस्ट्रीम स्पीड पता है, दोनों को जोड़ के बाई 2 करोगे, आपको मिल जाएगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। SB शांत जल में नाव की चाल थी, उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। किताबों में x प्लस वाई करके दिया होता है, मैं यहाँ पर इस नोटेशन का यूज कर रहा हूँ। चीजें मैंने आपको बता दी कौन से नोटेशन का क्या मतलब होता है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे बच्चों तो SB कट जाएगा, तो आपको मिलेगा SC की वैल्यू, स्पीड ऑफ करंट। SC बराबर हो जाएगा DS माइनस US अपॉन 2 यानी डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। तो बच्चों ये दो रिलेशंस आपको यहाँ से मिले इन दोनों को सॉल्व करने से। बिल्कुल बेसिक से लेके सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। बहुत ही छोटा हिस्सा होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं बनते, गिने चुने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कुछ फॉर्मूले 2-4 हैं, उनको आप पकड़ लो तो आप सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। और इस टॉपिक के तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऑप्शन से ज़्यादा ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। एक आध नंबर का आपके पेपर में आ जाता है। और जो लोग बैंकिंग तैयारी करते हैं तो इससे रिलेटेड DIs भी बैंकिंग में पूछ ली जाती हैं बोर्ड एंड स्ट्रीम पर। मैं अभी आपको जब इस चैप्टर के बाद मैं टाइम एंड वर्क शुरू करूंगा और अल्टरनेट क्लासेस लूंगा DI और टाइम एंड वर्क की, तो मैं इससे रिलेटेड आपको DI भी कराऊंगा। बोर्ड एंड स्ट्रीम से रिलेटेड DI टॉपिक वाले DIs हम लोग करेंगे। तो बच्चों ये फॉर्मूला हो गया थोड़ा सा जिसके बारे में मैंने आपको बताया। विद द करंट अगेंस्ट द करंट, धारा के साथ, धारा के विरुद्ध, डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, अनुप्रवाहचाल, ऊर्ध्वप्रवाहचाल हिंदी में कहते हैं। ऐड करने से शांत जल में नाव की चाल आ गई। विद द करंट अगेंस्ट द करंट को जोड़ के बाई 2 और धारा की चाल आ गई। विद द करंट और अगेंस्ट द करंट वाली स्पीड को माइनस करके अपॉन 2। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है बच्चों, इससे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोटेशंस क्या मतलब क्या है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कौन सा नोटेशन का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको स्क्रीन पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहां भी नोट्स बनाते हैं उसको प्रॉपर जरूर नोट करिएगा। इसके बाद कुछ चीजें और हैं जो इस चैप्टर में जानने लायक हैं हमारे लिए, यहाँ पे इस हिस्से में जानने लायक हैं। पहले उनके बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस पे। तो पहला फॉर्मूले जो आते थे छोटे छोटे वो तो मैंने आपको बता दिए। दूसरा केस जो हमें ध्यान में रखना है वो क्या है, तो आओ जरा उस पर ही बात कर लेते हैं बच्चों। दो चीजें हमें इस चैप्टर में और ध्यान रखनी है। एक तो मैंने बता दी, एक और बता रहा, इसके बाद एक और है, मतलब टोटल 3 इस अब से लेके 2। चलो एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करते हैं। जो बच्चे फॉर्मूला याद करने के शौकीन हैं, जो जब तक 4-5 फॉर्मूले याद करके अपनी रात को मैडम से बात नहीं करते तब तक मैडम और उनके बीच का झगड़ा नहीं निपटता है, तो ऐसे मैडम प्रेमी लोगों के लिए कुछ फॉर्मूले जो याद करके आप अपनी मैडम को रात को जब फ़ोन पे बात करते हैं तो सुना सकते हैं। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला है क्या बच्चों। तो बच्चों जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा और फिर फॉर्मूले से आप करना चाहो कर लीजिएगा। हालांकि बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चंस हो जाते हैं, वो मैं आपको बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व करके बताऊंगा। देखो बच्चों, मान लेते हैं ये डिस्टेंस D है। एक नाव है जिसको पॉइंट A से B तक जाना है और A से B तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, D, वो मैंने मान लिया। आप चाहो तो कैपिटल D मान लेते हैं। A से B तक की डिस्टेंस कैपिटल D है। नाव चल रही है, नाव की स्पीड SB है, स्पीड ऑफ बोट, और करंट यानी धारा चल रही है उसकी स्पीड को मैंने माना SC यानी स्पीड ऑफ करंट, और मैंने डायरेक्शन सेम माना। अब मेरी बात बच्चों सुनिएगा, ये नाव A से B तक जाती है और B से फिर A पर वापस आती है, मतलब ये टू एंड फ्रो जर्नी है, जाती भी है और आती भी है। नाव A से B तक जा रही है और B से A तक आ रही है। तो बच्चों नाव जा रही है धारा के साथ, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो लौटे कैसे, अगेंस्ट द करंट। ऑब्वियस सी बात है, नाव जाएगी तो नाव मुड़ेगी, धारा थोड़ी मुड़ेगी। धारा ये थोड़ी कहेगी कि मैं तुम्हारी सहेली हूँ, चलो मैं भी मुड़ जाती हूँ तुम्हारे साथ साथ, हम सहेलियाँ साथ साथ चलेंगे। करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं आने वाला। नाव जा रही थी धारा के साथ, अब जब नाव मुड़ेगी तो नाव मुड़ेगी बच्चों, तो याद रखिएगा नाव मुड़ी है, धारा नहीं मुड़ी है। इसका मतलब अगर नाव विद द करंट जा रही है
तो ऑब्वियस सी बात है लौटे कैसे, अगेंस्ट द करंट, यानी वो अप डाउनस्ट्रीम जा रही है तो लौटे कैसे अपस्ट्रीम, धारा के साथ जा रही है तो लौटे कैसे धारा के विरुद्ध। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर मान लेते हैं आने जाने में इसको जो टोटल टाइम है वो लगता है कैपिटल टी, अगर इस पूरी जर्नी में आने और जाने में इस नाव को टोटल टाइम कैपिटल टी लगता है, तो आइए एक रिलेशन निकालें स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ करंट, टोटल टाइम और डिस्टेंस के बीच में। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, आओ जरा देखते हैं। नाव कितनी दूरी जा रही है, डी, और जाते समय उसकी स्पीड क्या होगी, एस बी प्लस एस सी, क्योंकि धारा के साथ जा रही है, विद द करंट है तो एस बी प्लस एस सी दोनों स्पीड हमने जोड़ दिया। नाउ डी डिस्टेंस गई, धारा के साथ है, दोनों की स्पीड को हमने जोड़ दिया। ये जाने का टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बच्चों कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, बरोबर है तो वो भी लिखते रहिए। लौटेगी वो नाव डिस्टेंस कितनी, फिर से कितनी लौटेगी, डी, और लौटते समय उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। क्यों होगी माइनस बच्चों, क्योंकि जब वो धारा के साथ गई है तो लौटे कैसे, धारा के विरुद्ध। ये आगे पीछे भी हो सकता है, धारा के विरुद्ध जाके धारा के साथ लौट सकती है, धारा के साथ जाके धारा के विरुद्ध लौट सकती है। तो ये जाने का टाइम, ये आने का टाइम हो गया बच्चों, और ये आने जाने का टाइम किसके बराबर, तो कैपिटल टी के बराबर। आने जाने की डिस्टेंस क्या थी, सेम। अगर डिस्टेंस सेम नहीं होगी तो ये d1 और ये क्या हो जाएगा, d2। अलग अलग सेम है तो d। मैं फॉर्मूला सेम के लिए निकाला है क्योंकि उसी पे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। अब इसे सॉल्व करना है, तो देखो बच्चों मैं सॉल्व कर रहा, मैंने कॉमन लिया d, एलसीएम आ जाएगा एस बी का स्क्वायर माइनस एस सी का स्क्वायर, ये होगा एस बी माइनस एस सी प्लस एस बी प्लस एस सी इज इक्वल टू टी। उम्मीद करता हूँ इन नोटेशंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एस बी एस सी क्या है वो सारे नोटेशंस आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप उसे पक्का नोट जरूर कर लेना। अब देखो यहाँ से स्पीड ऑफ करंट कट गया, तो मेरे पास रिलेशन आया 2 DSB अपॉन एस बी का होल स्क्वायर माइनस एस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल टी। ये एक रिलेशन कह लो, फॉर्मूला कह लो, जो कहना है वो कह लो, निकल के चलाया। जहाँ पर डी डिस्टेंस है 2 पॉइंट के बीच की, एस बी नाव की चाल है शांत जल में, स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर, एस सी धारा की चाल है, स्पीड ऑफ करंट, और टी टोटल टाइम है। याद रखिएगा टी टोटल टाइम है आने और जाने का। तो ये रिलेशन होता है आपके चैप्टर के 60% क्वेश्चन में, इसी रिलेशन का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ बोट देगा, स्पीड ऑफ करंट पूछ लेगा, बाकी सारी वैल्यूज दे देगा, सारी वैल्यूज दे के टाइम पूछ लेगा, सारी वैल्यूज दे के डिस्टेंस पूछ लेगा, मतलब 4 वेरिएबल हैं, 3 देकर चौथा आपसे पूछ लेगा, तो वो आप यहाँ से कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर दीजिएगा। बाकायदा मैं कैटरीना कैफ टाइप फोटो बना के आपको समझा रहा, तो आप इसका नोट जहाँ भी बनाते हैं तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को नोट जरूर करिएगा, क्योंकि यही वो हथियार है। अभी मैं आपको हथियार दे रहा, लड़ाई तो अभी हम लोग शुरू करेंगे। एक हथियार और है, पहले उसके बारे में बात कर लें। तो इतनी बातें हो गई बच्चों, उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए बढ़ते हैं आखिरी कॉन्सेप्ट पर जो इस चैप्टर में हमें यूज़ करना है, फिर हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मैं इसे रब कर रहा। अगली जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है इस चैप्टर में क्वेश्चन को करते हुए, वो है रेशियो का यूज़ करना। रेशियो का यूज़ कैसे करना है, तो बच्चों इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको जब ट्रेन पढ़ा रहा था, पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था और मैंने वहाँ पे कहा भी था कि इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग रिलेटिव स्पीड में करेंगे, सॉरी बोट एंड स्टीम में करेंगे। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या था, तो उसको आइए जरा बोट एंड स्टीम के टर्म में समझा दूँ। तो जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर एक ही क्वेश्चन में रिलेटिव स्पीड के दोनों केस हैं, याद आ रहा है कुछ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर एक सिंगल क्वेश्चन में रिलेटिव स्पीड का दोनों केस दिया है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट भी और डायरेक्शन सेम भी, चाहे कॉन्टेक्ट हो चाहे ना हो, दोनों केस के लिए एप्लीकेबल है। अगर किसी क्वेश्चन में रिलेटिव स्पीड का दोनों केस दिया है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन की भी बात कर रहा है और सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है उसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो मैंने आपको बताया था 2 कॉन्सेप्ट। पहला कि अगर बच्चों डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये जो 2 ऑब्जेक्ट चलते हैं इनकी स्पीड का रेशियो होता है टाइम को जोड़िए और टाइम को घटाइए, तो आपको स्पीड का रेशियो मिल जाता है, जैसा ट्रेन में हम लोगों ने निकाला था। तो यहाँ पर चलने वाले ऑब्जेक्ट क्या है, नाव और धारा।
तो अगर नाव विपरीत दिशा में जा रही है धारा के और वही नाव धारा के साथ भी जा रही है और दूरी क्या है समान, मतलब जितनी विपरीत दिशा में जा रही है उतनी समान दिशा में भी नाव उसी दूरी को तय कर रही है और डिस्टेंस कांस्टेंट है क्योंकि उसी दूरी को तय कर रही है, तो याद रखना बच्चों स्पीड ऑफ करंट बोट अपॉन स्पीड ऑफ करंट की वैल्यू होगी अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम अपॉन अपस्ट्रीम टाइम माइनस डाउनस्ट्रीम टाइम। मतलब धारा के विरुद्ध जाने का जो समय है और धारा के साथ जाने का जो समय है उसको जोड़ दीजिए, उसको घटा दीजिए, तो आपको स्पीड ऑफ बोट अपॉन स्पीड ऑफ करंट मिलेगा। बड़ी वाली वैल्यू स्पीड ऑफ बोट को रिप्रेजेंट करेगी क्योंकि नॉर्मली जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ करंट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल पुराना कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड का। बस टर्म्स यहाँ पर मैंने लिख दिया, टाइम को जोड़ना टाइम को घटाना होता है। यहाँ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम टाइम लिख दिया है विद द करंट और अगेंस्ट द करंट। तो उम्मीद करता हूँ इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बच्चों अभी आपको बताया था पिछले ही लेक्चर में वहीं पर इसी में, कि अगर टाइम कांस्टेंट है, समय समान है, दूरी समान है तो हमने देख लिया, और अगर समय समान है तो स्पीड ऑफ बोट अपॉन स्पीड ऑफ करंट क्या हो जाएगा। तो अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस जोड़ना घटाना है, और अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम जोड़ना घटाना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो डिस्टेंस सेम था तो वो तो बात हो गई, अब टाइम सेम होगा तो क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे डिस्टेंस जोड़ेंगे। कौन सी डिस्टेंस, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, मतलब विद द करंट और अगेंस्ट द करंट वाली डिस्टेंस जितना वो चल रही है वो जोड़ लीजिए और उन दोनों को घटा दीजिए, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम। ये जो वैल्यू आएगी वो आपको मिलेगी रेशियो किसकी, स्पीड ऑफ बोट अपॉन स्पीड ऑफ करंट की। और अगर आपको रेशियो मिल गया और किसी एक की वैल्यू पता है स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ करंट में, तो आप दूसरे की वैल्यू को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों इतने कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे अपने नोट्स में ज़रूर नोट करें, ये आपके काम में आएगा। इतनी बातें बस आपको इस चैप्टर के इस हिस्से में याद रखनी है, रिलेटिव स्पीड के इस हिस्से में याद रखनी है। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, इनको ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन ओरली कर लोगे, बहुत ईजिली हो जाता है। मैंने जो पिछला फॉर्मूला बताया 60% क्वेश्चन तो आपके उसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। रेशियो से भी सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों आइए कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, अब आइए बढ़ते हैं एक एक करके क्वेश्चन की तरफ। तो शुरुआत करते हैं बच्चों क्वेश्चंस की। पहला एग्जांपल जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत होगी, धीरे धीरे और अच्छे क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग। तो बच्चों पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आइए जरा देखते हैं कि इस एग्जांपल को कैसे करना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, नन्हा मुन्ना टाइप क्वेश्चन क्या है, आइए जरा पढ़ते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन कह रहा है अ मैन कैन रो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स and a distance 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। वो कह रहे एक आदमी है, वो धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगता है। बच्चों धारा के विरुद्ध का मतलब अपस्ट्रीम यानी यूएस। तो अपस्ट्रीम जाता है बच्चों 24 किलोमीटर कितने घंटे में, 6 घंटे में, यानी उसकी अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सिंपल सा हिसाब किताब है। 24 किलोमीटर वो धारा के विरुद्ध जाता है 6 घंटे में, यानी धारा के विरुद्ध की जो उसकी स्पीड है वो आपकी हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। और उसी क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि वो धारा के साथ 35 किलोमीटर जाता है, 35 किलोमीटर वो धारा के विरुद्ध चलता है और उसके इस दूरी को तय करने में कितना समय लगता है बच्चों, 7 आवर का, यानी 7 घंटे का। यानी अगर मैं बात करूं उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड की तो वो हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हो गई बच्चों 5 किलोमीटर पर आवर। अभी मैंने आपको बताया कि स्पीड ऑफ बोट जो होता है वो होता है डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड बच्चों 4 है, अपस्ट्रीम 4 है, डाउनस्ट्रीम 5 है, दोनों को जोड़ के बाई 2 अगर कर दिया जाए तो आ जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। छोटा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन इसमें नॉर्मली ऐसे होते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है। लोग ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड बनाए इसको तो वो बात अलग है, बट इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आसान आपको ये क्वेश्चन लग रहा है आगे क्वेश्चन भी उतने ही आसानी होते हैं। तरीके पूछने का अलग अलग हो सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन को समझना होता है। तो उसको समझाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक एक करके देखेंगे सारे क्वेश्चन के बारे में। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको इस पहले एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं रिपीट कर दे रहा फिर से, वो अगेंस्ट द करंट जा रही थी 24 किलोमीटर 6 घंटे में, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर उसकी अगेंस्ट द करंट धारा के विरुद्ध, यानी
ऊर्ध्व प्रवाह चाल हो गई। और विद द करंट यानी धारा के साथ 35 किलोमीटर जा रही थी 7 आवर्स में, तो विद द करंट स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर हो गया, मतलब अनुप्रवाह चाल 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो आपसे शांत जल में नाव की चाल या उस पर्सन की चाल पूछ रहा है, पर्सन या नाव दोनों सेम ही हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ बोट की वैल्यू होती है ds + us अपॉन 2, तो दोनों को जोड़ के अपॉन 2 कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये पहला बिल्कुल छोटा सा नन्हा मुन्ना सा एग्जाम्पल था, जिसको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको PDF में दे रखा है, और ये PDF इसका जो कंटेंट है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जो बच्चे भी मुझे देख रहे हैं, लाइव क्लास में देख रहे हो या बाद में कभी भी आप इस वीडियो को देखें, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर लाइक करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह आपको मिल जाएगा। तो उस ग्रुप में ऐड हो जाए, ताकि अपने डाउट्स और जो भी मैं कंटेंट देता हूँ वो आपको प्रॉपरली मिल पाए। कंटेंट टेलीग्राम में ही मिलता है, तो प्लीज़ उस ग्रुप में ज़रूर ऐड हो। और हर सैटरडे में वहाँ पे क्विज़ भी होता है, तो आप उस क्विज़ को भी दें, ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी क्या हो, इम्प्रूव हो। तो बच्चों बढ़ते हैं, आओ आज के सेशन के दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। पहला तो चवन्नी टाइप, एकदम चुन्नू मुन्नू टाइप, टिंकू जिया मिंकू जिया टाइप क्वेश्चन तो हो गया। बढ़ते हैं जरा दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो लोग सॉल्व कर सकते हैं वो फटाफट सॉल्व करके आंसर बताएं, जो लोग नहीं कर सकते हैं मैं धीरे धीरे करके सॉल्व कर रहा, आप उसको देखें कैसे करना है, क्या करना है। तो बच्चों बात करो दूसरे क्वेश्चन की, तो कह रहा है स्पीड ऑफ बोट अलोंग एंड अगेंस्ट द करंट आर 12 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। देखो कितना आसान क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा है। अलोंग द करंट मतलब धारा के साथ स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है, और धारा के विरोध यानी अपस्ट्रीम स्पीड आपको दे रखा है 8 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों क्या पूछ रहा है आपसे, कितना इजी क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है कि जरा बताइए स्पीड ऑफ करंट क्या होगी, धारा की चाल क्या होगी। अभी बिल्कुल पिछले वाले से मिलता जुलता क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये तो उससे भी आसान है, वहां तो हमने डिवाइड करके निकाला था, यहाँ तो ऑलरेडी गिवन है। स्पीड ऑफ करंट होता है बच्चों ds - us अपॉन 2, विद द करंट स्पीड माइनस अगेंस्ट द करंट स्पीड अपॉन 2। तो बच्चों हो गया 12 - 8 अपॉन 2 यानी 4/2 यानी 2 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपके पास छोटा सा फटाक से आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सिमिलर सा एग्जाम्पल था, छोटा सा फॉर्मूला है, कैसे आया वो मैंने आपको ड्राइव करके बता रखा है, उसी का यूज़ करते हुए हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो शुरुआत में मैंने ये दो क्वेश्चन आपको कराया जो डायरेक्टली उसी फॉर्मूले बेस्ड थे जो मैंने सबसे पहले आपको ड्राइव करके बताया था। ठीक, इस पर रिलेटेड आपको कई तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जैसे पिछला था डिस्टेंस टाइम गिवन था, फिर आपसे पूछा, दूसरा ये था, या आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड देकर डायरेक्टली ही पूछ ले, जैसा कि यहाँ पर आपसे पूछा गया था। तो इसमें एकदम बरोबर होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी बरोबर क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आप थोड़ा बच्चों लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा और अपने दिमाग का पूरा प्रयोग जरूर करिएगा। तो आइए बढ़ते हैं बच्चों आज के सेशन के तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने टाइप क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करेंगे हम लोग, ज़्यादा समय खर्च नहीं करेंगे। चवन्नी टाइप क्वेश्चन है, ये पूरा हिस्सा ही चवन्नी टाइप होता है, तो उसमें ज़्यादा समय खर्च नहीं करना, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं बच्चों तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो तीसरे एग्जाम्पल में कह रहा है बच्चों अ पर्सन कैन रो 7 होल 1/2 किलोमीटर एन आवर। एक व्यक्ति 7.5 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। इसका मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, 7.5 यानी 7.5 किलोमीटर पर आवर। और वो 7.5 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में कब तय करता है, स्टिल वाटर में, मतलब शांत जल में। और शांत जल में जो चाल होती है, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो बोट हो, वो स्पीड ऑफ बोट यानी एसबी से रिप्रेजेंट मैंने कर लिया। क्वेश्चन में कह रहा था एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर चलता है, कितने घंटे में, 1 घंटे में, यानी शांत जल में उसकी स्पीड हमारे पास आ चुकी है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है। बच्चों क्वेश्चन में आगे बढ़ो तो क्वेश्चन में कुछ और भी कह रहा है। क्या कह रहा है, तो कह रहा है एंड ही फाइंड दैट इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप स्ट्रीम अप एज टू रो डाउन इन द रिवर। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि वो जो दूरी तय कर रहा, कहीं किसी दूरी को तय कर रहा होगा, वो जिस दूरी को तय कर रहा, तो उसने ये पाया कि उस दूरी को धारा के विरुद्ध तय करने में जो लगने वाला समय है, वो धारा के साथ लगने वाले समय से क्या है, 2 गुना है। क्वेश्चन फिर सुनिएगा। क्वेश्चन में कह रहा था एक आदमी शांत जल में 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है 1 घंटे में, यानी उसकी स्टिल वाटर वाली स्पीड 7.5 हो गई। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने यह देखा कि उसको धारा के विरुद्ध दूरी, किसी दूरी को तय करने में
एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, उसको तय करने में धारा के विरुद्ध उसको धारा के साथ लगने वाले समय से 2 गुना समय लगता है। यानी अगर वो धारा के साथ 4 घंटे में तय करती होगी उस दूरी को, तो धारा के विरुद्ध वो डबल यानी 8 घंटे में तय करती है। तो बच्चों आपसे पूछ रहा है कि जरा बताइए कि उस धारा की स्पीड क्या है, वो जिस नदी में तैर रहा है वहाँ पर करंट की स्पीड क्या है, यानी धारा की चाल क्या है। अब मेरी बच्चों जरा बात ध्यान सुनिएगा, क्या इस क्वेश्चन में रिलेटिव स्पीड के दोनों केस नहीं है, वो धारा के विरुद्ध भी कह रहा है और धारा के साथ भी कह रहा है। और इस क्वेश्चन में कांस्टेंट भी है बच्चों। क्या कांस्टेंट है? डिस्टेंस। वो जितनी दूरी जा रहा है धारा के विरुद्ध वो उतनी दूरी धारा के साथ जा रहा है, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है और रिलेटिव स्पीड का दोनों पोर्शन है। तो बच्चों अगर आपको कुछ याद आया तो आपको मैं बता दूं क्या याद आया होगा। आ जाना चाहिए आपको स्पीड ऑफ बोट अपॉन स्पीड ऑफ करंट, अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम अपॉन अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम टाइम। अभी मैंने सारी चीज़ें लिखी थी और ट्रेन में मैं इस चीज़ को बता चुका हूँ। जब कभी भी रिलेटिव स्पीड का दोनों केस हो, अपोजिट डायरेक्शन यानी सेम डायरेक्शन भी, और डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो वो जो टाइम लगते हैं अपोजिट और सेम डायरेक्शन वाले उनको जोड़िए और उनको घटाइए, तो आपको स्पीड ऑफ बोट अपॉन स्पीड ऑफ करंट का क्या मिल जाएगा? रेशियो। और बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि धारा के विरुद्ध यानी अपस्ट्रीम और धारा के साथ यानी डाउनस्ट्रीम। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों धारा के विरुद्ध उसे धारा के साथ के तुलना में 2 गुना समय लगता है। यानी धारा के साथ यानी डाउनस्ट्रीम अगर वो 1 घंटे में तय कर रही होगी तो अपस्ट्रीम कितने घंटे में तय कर रही होगी? 2 घंटे में। रखिए फटाफट आपको आंसर मिलेगा। स्पीड ऑफ बोट अपॉन स्पीड ऑफ करंट 2 + 1 अपॉन 2 - 1 यानी 3/1। ये वैल्यूज आपको मिल गई। देखो कितनी आसानी से हो गया। 2 गुना समय लग रहा था यानी 2 + 1 3, 2 - 1 1। ये आपके पास स्पीड ऑफ बोट अपॉन स्पीड ऑफ क्या आ गया बच्चों? करंट आ गया। आपसे पूछा है स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ बोट आपके पास कितना है? 7.5। तो बस स्पीड ऑफ बोट मतलब 3 की वैल्यू 7.5 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड ऑफ करंट यानी 1 की वैल्यू 7.5/3 यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर यानी 5/2 या 2/1/2 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर। देखो कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। इसलिए मैंने कहा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए तो क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग इसको टाइम या इक्वेशन बना के टाइम को बना के रिलेट करते हैं, उतना वो करने की जरूरत नहीं है। रिलेटिव स्पीड का दोनों केस था, डिस्टेंस कांस्टेंट था, तो लगने वाले टाइम को जोड़िए और घटाइए, आपको स्पीड ऑफ बोट अपॉन स्पीड ऑफ करंट मिलेगा। तो डबल टाइम कह रहा था मतलब 1 घंटे विद द करंट, तो अगेंस्ट द करंट 2 घंटे। दोनों को जोड़ दिया 3, दोनों को घटा दिया 1। स्पीड ऑफ बोट अपॉन स्पीड ऑफ करंट आ गया। स्पीड ऑफ बोट मतलब 3 की वैल्यू गिवन थी, स्पीड ऑफ करंट मतलब 1 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली जो कि है 12.5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ऐसे एकदम बिल्कुल आसानी से चंद सेकंड में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, किसी जादू की सहायता से नहीं, आपके कॉन्सेप्ट की हेल्प से। अब इसी को कुछ लोग जादू बताएं तो वो बात अलग है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, उन्हीं का यूज़ हम लोग कर रहे हैं। और ये आप ओरल कर सकते हो, इसमें कुछ लिखने वाला नहीं था। डबल टाइम कह रहा था मतलब 2 + 1 3, 2 - 1 1। स्पीड ऑफ बोट 3, स्पीड ऑफ करंट 1, 3 की वैल्यू 7.5 तो 1 की वैल्यू 2.5। ये हो गया आपका आंसर। तो बिना पेन यूज़ किए भी आप आंसर इजिली आप बता सकते हैं। ये चैप्टर ही ऐसा है, इसके क्वेश्चन आप इसी तरह से इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज के सेशन के तीसरे एग्जाम्पल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं पर भी कोई संदेह डाउट है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी तीसरे क्वेश्चन के साथ आइए बढ़ते हैं अब आज के सेशन के चौथे एग्जाम्पल की तरफ, यानी 4th क्वेश्चन की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा एग्जाम्पल आपके इस सेशन का क्या कहना चाह रहा है बच्चों, आइए जरा चौथे एग्जाम्पल को भी हम लोग देखते हैं। तो बच्चों चौथे एग्जाम्पल में कह रहा है अ मैन कैन रो 9 होल 1/3 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। 9 होल 1/3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैन चल सकता है। मैन यानी स्पीड ऑफ बोट की वैल्यू 9 होल 1/3 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम लोग 28/3 किलोमीटर पर आवर भी कह सकते हैं। एक आदमी है जो शांत जल में 28/3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता है, ऐसा वो क्वेश्चन में कह रहा है इन स्टिल वाटर, एंड फाइंड दैट इट टेक्स हिम थ्राइस एज टाइम एज टू रो अप एज टू रो डाउन। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है।
यहाँ पे वो कह रहा है कि उसका जो अपस्ट्रीम वाला मतलब अगेंस्ट द करंट वाला समय है वो विद द करंट वाले समय का क्या है 3 गुना, यानी 1 और 3। तो बच्चों फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए, यहाँ पे भी डिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों को जोड़ा, दोनों को घटा दिया, 2:1 हो गया। अब आपको स्पीड ऑफ बोट यानी पर्सन की स्पीड 2 की वैल्यू पता है 28/3 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 14/3 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपका स्पीड ऑफ करंट, और क्वेश्चन में आपसे स्पीड ऑफ करंट पूछा था तो वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको इस प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था स्पीड ऑफ करंट फाइंड आउट करिए। अब वो कह रहा था कि स्टिल वाटर में उसकी स्पीड 28/3 किलोमीटर पर आवर है और उसे अगेंस्ट द करंट डिस्टेंस जाने में विद द करंट की तुलना में 3 गुना समय लगता है। तो 1 और 3 ऐड किया, माइनस किया, ये हमारे पास आंसर आ गया 28/3। 2 की वैल्यू जो हमारे पास था, तो 1 की वैल्यू करंट चाहिए था 14/3 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो बिल्कुल सिमिलर सा एग्जांपल था, मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए एक डाला था, एक मैंने कराया था, ये दूसरा आपकी प्रैक्टिस के लिए था, और दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। किसी को भी अगर इन दोनों क्वेश्चन में बच्चों दिक्कत है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए मैं हर चीज़ आपको बताऊंगा और बिल्कुल आराम से डिटेल में बताऊंगा। मैं चाहूँ तो कुछ सेलेक्टेड ट्रिकी टाइप क्वेश्चन लेके उसके ट्रिक बता के निकल जाऊँ, उनका कोई मतलब नहीं है। 500 क्वेश्चन आएंगे तो 500 में एक बार वो गलती से कहीं आ गया तो आ गया, और वो कुछ भी ट्रिकी भी नहीं होता, कॉन्सेप्ट यही होता है। तो चीज़ें वो पढ़िए जो आपके पेपर में भी आते हैं, और उनसे जो आप जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब सॉल्व कर पाएँ। 2 क्वेश्चन लेकर ट्रिक बताना है और काफ़ी आसान होता है, इंप्रेस करना काफ़ी जो होता है। अब आपको लगेगा कि सर काफ़ी इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, अरे इजी कराऊंगा तभी आप आगे भी कर पाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक में चीज़ें बताता हूँ और मैं वैसे ही चीज़ों को आगे कंटिन्यू रखूँगा। तो बच्चों ये आज के सेशन का चौथा एग्जाम्पल था, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल आसान लल्लू मल्लू टाइप, सिंपली डोरेमोन टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं। बरोबर है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बरोबर जरूर लिखिएगा। आइए बढ़ते हैं 5वें एग्जाम्पल की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो बच्चों 5वां एग्जाम्पल भी ऐसा ही है, जरा ध्यान से पढ़ें, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट था, वहां डिस्टेंस के बजाय कुछ और कांस्टेंट शायद आपको मिल जाए। क्वेश्चन को पढ़ें फटाफट, आप आंसर बता सकते हैं। आओ बच्चों जरा बढ़ते हैं आज के सेशन के 54 टाइप क्वेश्चन वाला आज का सेशन। 54 टाइप हिस्सा रिलेटिव स्पीड का बोर्ड एंड स्टीम, कितना आसान हिस्सा होता है, फर्जी आप डरते हैं। और आप इन्हीं कॉन्सेप्ट का ही यूज़ करेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का। अभी हम लोग जब करेंगे बोर्ड एंड स्ट्रीम से रिलेटेड डीआईएसबी, क्योंकि मैंने बोला है कि डीआईएसबी में पढ़ाऊंगा। कल मैंने बच्चों से पूछा भी था, तो गिने चुने बच्चों का रेस्पॉन्स आता है और काफ़ी दुख लगता है। टेलीग्राम ग्रुप में ही बात करूँ तो ऑलमोस्ट 450 स्टूडेंट हैं, बट कल मैंने पोल कराया तो उसमें 60 बच्चों ने भी पोल नहीं किया। 60 बच्चों ने, मतलब 60 बच्चे भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। हाँ, अब वो बात अलग है कि वो आर्यभट्ट के रिश्तेदार हैं तो उनको ज़्यादा अच्छा आता होगा, तो भाई उनके लिए कोई बात नहीं। जो 60 बच्चे हैं जिनको नहीं आता, उन्होंने अपने ओपिनियन दिए कि टाइम एंड वर्क पढ़ना है या डीआई पढ़ना है, तो 50-50 ऑलमोस्ट था। तो मैंने डिसाइड किया कि अल्टरनेट में टाइम एंड वर्क और डीआई दोनों को कवर करूंगा। डीआई में मैं मेंस लेवल के डीआई लूँगा, यानी अर्थमेटिक डीआई, यानी टॉपिक से रिलेटेड डीआई ज़्यादा मैं आपको कराऊंगा, जो आपको नॉर्मली किसी किताब में नहीं मिलेगा और ना ही कोई बंदा आपको पढ़ाएगा। पढ़ाने का छोड़ दीजिए, फ्री तो पढ़ाने का छोड़ दीजिए, नॉर्मली भी आपको कोई सब्जेक्टिव डीआई यानी टॉपिक वाले डीआई आपको रेयरली ही कहीं पढ़ने को मिलेगा। और फ्री यूट्यूब क्लासेस के बारे में तो भूल ही जाइए, जो कि आपको कोई सब्जेक्टिव डीआई पढ़ा रहा हो। अगर कोई सब्जेक्टिव डीआई फ्री आपको पढ़ा रहा हो तो मुझे भी जरूर बताइएगा। फिलहाल पढ़ लेना, पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ बच्चों आज के सेशन के। वो कह रहा है कि अ मैन कैन रो थ्राइस द डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम देन द अप स्ट्रीम इन अ कॉन्स्टेंट टाइम। अब देखो यहाँ पर क्या कॉन्स्टेंट है बच्चों, टाइम। तो जब टाइम कांस्टेंट है तो देखो डिस्टेंस की बात कर रहा है, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस और अपस्ट्रीम डिस्टेंस। वो कह रहा है एक व्यक्ति डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की तुलना में 3 गुना ज़्यादा दूरी तय करता है किसी गिवन टाइम में। मतलब वो अपस्ट्रीम 1 किलोमीटर चलेगा तो बच्चों डाउनस्ट्रीम कितना चलेगा, 3। क्या कांस्टेंट है बच्चों तो बोलो क्या कांस्टेंट है, अरे बोलो, मतलब कमेंट में बोलो। टाइम कांस्टेंट है। तो अभी मैंने आपको बताया कि बच्चों जब टाइम कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, तो स्पीड ऑफ बोट अपॉन स्पीड ऑफ डिस्टेंस होता है। डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस, सॉरी, स्पीड ऑफ बोट अपॉन स्पीड ऑफ करंट होता है। डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस प्लस अपस्ट्रीम डिस्टेंस और डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस माइनस अपस्ट्रीम डिस्टेंस। हिंदी माध्यम वाले अपने कर्णों को साफ करके साफ सुने। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है धारा के साथ अनुप्रवाह चाल,
और ये दूरी है जो अनुप्रवाह चाल मतलब धारा के साथ तय की गई। अपस्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विरुद्ध चाल, और ये डिस्टेंस अपस्ट्रीम है मतलब धारा के विरुद्ध वो जितनी दूरी चली। ये नोटेशन का मतलब है। चैप्टर आज जब मैंने शुरू किया तो स्टार्टिंग में सारे नोटेशन के बारे में आपको डिटेल में बताया था, स्क्रीन पर भी आपको सारी चीज़ें क्लियर दिख रही थी। तो आओ बच्चों स्पीड ऑफ बोट अपॉन स्पीड ऑफ करंट निकाले। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 3 + 1 और 3 - 1। आप 3x और x लिखोगे तो x तो वैसे भी कट जाना है, तो आप डायरेक्ट रेशियो वाला नंबर लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों क्या आया मेरे पास आया 2/1। अब यहाँ तक तो हमने स्पीड ऑफ बोट अपॉन स्पीड ऑफ करंट निकाली है। क्वेश्चन बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, लास्ट में बस थोड़ा सा घुमा के दिया है। क्या घुमाया? बिल्कुल थोड़ा सा घुमाया है, जैसा आपकी मैडम अक्सर आपको हमेशा घुमाती रहती हैं, थोड़ा सा घुमाती हैं, तो आपको बाद में पता चलता है कि आपको ज़्यादा घुमा दिया गया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ही घुमाया है। क्या घुमाया है? लास्ट में उसने कहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आपको स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट निकालना है अगर अपस्ट्रीम स्पीड 12 km/h। बच्चों यहाँ पर अपस्ट्रीम स्पीड की वैल्यू गिवन है, यानी यूएस की, यानी धारा की विरुद्ध चाल यानी ऊर्ध्व प्रवाह चाल की वैल्यू 12 km/h है। अब मेरी एक बात बताइए बच्चों, अपस्ट्रीम यानी धारा के विरुद्ध में स्पीड जुड़ती है या माइनस होती है? तो स्पीड माइनस होती है। किसकी माइनस होती है? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट। तो अपस्ट्रीम स्पीड है, नाव की चाल 2, धारा की चाल 1, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 - 1 यानी 1 यूनिट, और इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12 km/h। तो बच्चों आपसे पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल का मतलब आपको 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 2 यूनिट की वैल्यू 24 km/h। ये हो गया बच्चों आपके पास आंसर। उम्मीद करता हूँ इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कांस्टेंट पर बेस क्वेश्चन था, डिस्टेंस कांस्टेंट था, जोड़ा घटाया स्पीड का रेशियो मिल गया। यहाँ पर क्या कांस्टेंट था? टाइम कांस्टेंट था। पिछले 2 एग्जाम्पल में क्या कांस्टेंट था? डिस्टेंस कांस्टेंट था। तो देखो कितनी आसानी से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले गए, बिना कोई वेरिएबल माने, बिना माथा पचीसी किए हुए, बिल्कुल सिंपल सा, कोई जादू भी यूज़ नहीं किया, सिंपल कॉन्सेप्ट जिसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों इस एग्जाम्पल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, जो आज के सेशन का थोड़ा 5वां एग्जाम्पल था। बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में बरोबर जरूर लिखें। कोई संदेह है, कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इस टॉपिक का पीडीएफ कंटेंट आज मैं टेलीग्राम ग्रुप पर या मॉर्निंग तक तो मैं डाल ही दूंगा। आंसर्स मैंने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के डाल रखे हैं आपके टेलीग्राम पे। उसी चैप्टर में इसका भी आपको लास्ट में आंसर मिल जाएगा। रेस के क्वेश्चंस मैंने दिए थे, उसमें भी आंसर हाईलाइट कर दिए थे। ट्रेन और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन दिए थे, उसके भी आंसर मैंने डाल दिए हैं। इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आज अभी लेक्चर के बाद या कल मॉर्निंग तक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उसके आंसर ऑलरेडी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाले आंसर की में लास्ट में मेंशन है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो बच्चों ये बात रही आज के 5 क्वेश्चन की, जो काफ़ी इजी और आसान थे, बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। अब बढ़ते हैं आज के सेशन के 6ठे एग्जाम्पल की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आज के इस लेक्चर का 6ठा एग्जाम्पल यानी 6th एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। आओ जरा एग्जाम्पल पढ़ें और देखें कैसे इसको सॉल्व करना है। धीरे धीरे करके क्वेश्चन थोड़ा सा इंप्रूव होता जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। आसान क्वेश्चन से शुरुआत की थी, या कह सकते हो बहुत आसान क्वेश्चन से शुरुआत की थी, अब बहुत आसान से आसान पर आ चुके हैं, और अभी आसानी चल रहा है, यानी मॉडरेट तक धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फिर थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आपके आने शुरू हो जाएंगे। आज के सेशन में मॉडरेट तक ही हम लोग थोड़ा सा कर पाएंगे, नेक्स्ट टाइम पे और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बात करो दोस्तों आज के सेशन की 6ठे एग्जाम्पल की, जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है अ बोट टेक्स 19 आवर्स, एक नाव 19 घंटे लेती है फॉर ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एक नाव पॉइंट ए से बी तक जाने में, एक नाव है जो पॉइंट ए से बी तक जाने में अगेंस्ट द करंट जाती है ए से बी तक, और कह रहा है 19 घंटे लेती है। लेकिन ये 19 घंटे ए से बी तक जाने का नहीं है। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़े तो वो कह रहा है अ बोट टेक्स 19 आवर्स फॉर ट्रेवलिंग डाउनस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड कमिंग बैक एट पॉइंट सी मिडवे बिटवीन ए एंड बी।
मतलब ये नाव यहाँ से यहाँ जाती है और बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट सी है, यहाँ पर आती है, तो उसे टाइम लगता है 19 घंटे का। यानी मैं कह सकता हूँ कि नाव जा गई और यहाँ तक आई, इसमें उसको टोटल टाइम कितना लगा, 19 आवर्स। और नाव कैसे जा रही है, अगेंस्ट द करंट, यानी अगेंस्ट द करंट ए से बी तक वो जा रही है, और फिर लौटेगी बी से सी तक, तो ऑब्वियस सी बात है कैसे लौटेगी, विद द करंट यानी धारा के साथ। फिर बच्चों आगे वो क्वेश्चन में कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, आओ जरा बात करें। तो आपसे कह रहा है कि बताइए कि इफ द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड वेलोसिटी ऑफ करंट 4 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ बोट भी आपको दे रखा है, मतलब नाव की चाल, वो कितना दे रखा है बच्चों, तो स्पीड ऑफ बोट आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में, वो है 12 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, स्पीड ऑफ बोट 12 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की दूरी बतानी। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो रास्ते हैं, आपको जो सही लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। मेरे लिए दोनों प्रोसेस ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ का, इक्वल टाइम टेकिंग है, तो जिधर से चाहो आप उधर से कर सकते हो। आपको क्या बताना है, ए से बी तक की डिस्टेंस ही तो बतानी है, चलो निकाल लो। ए से बी तक की डिस्टेंस अगर डी है, अगर मैं मान लूँ ये डिस्टेंस आपका क्या है, डी है, तो डिस्टेंस अगर डी है तो बच्चों नाव पहले जा रही है ए से बी तक, और कैसे जा रही है, धारा के विरुद्ध। धारा के विरुद्ध स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, माइनस स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, 12 माइनस 4 कितना हो गया, 8। ये जाने का टाइम ए से बी तक, प्लस लौट के कहाँ आती है, सी पर। सी ए और बी के बीच का बिंदु है, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, d/2। तो लौट के आई वो d/2, और आई है धारा के साथ, क्योंकि नाव मुड़ी अगेंस्ट द करंट गई थी, मुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, विद द करंट, धारा के साथ। और धारा के साथ स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है, यानी कितना हो गया बच्चों, 16। और ये समय कितने के बराबर है, 19 आवर्स। यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम d/8, स्पीड माइनस हुई क्योंकि अगेंस्ट द करंट था, और बी से सी तक आने का टाइम ये हो गया क्योंकि डिस्टेंस आधी हो गई, और विद द करंट आएगी धारा के साथ यानी अनुप्रवाह, तो स्पीड जुड़ जाएगा, और टाइम दिया है 19 आवर्स। सॉल्व करके डी निकाल लेते हैं। तो आओ बच्चों निकालें। तो बच्चों ये हो जाएगा d/8 प्लस d/32 इज इक्वल टू 19। तो एलसीएम हो जाएगा बच्चों 32 और 4 यानी 5d/32 बराबर 90। यही तो आएगा, 32 हो जाएगा, 8 से कटेगा 4 बार में 1 और 4 और 1 5d बराबर 32। तो आपके पास जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी 32 इंटू 19/5, 32 इंटू 19/5। तो बच्चों इसको सॉल्व करो तो 32 इंटू 19/5 यानी ये आपका हो जाएगा 32 इंटू 20 यानी 640, 640 माइनस 32 यानी 608/5 किलोमीटर। ये हो जाएगा आपका बच्चों आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 608/5 किलोमीटर ये हो गई आपका ए से बी की डिस्टेंस। तो एक तरीका तो बच्चों करने का ये होता है, दूसरा तरीका क्या होता है, आओ जरा ध्यान दें, मेरी बात जरा ध्यान सुनना। अगर आप इसे रेशियो से करना चाहते हैं तो इधर से करना हो, मैंने आपको तरीका बता दिया, फिर से रिपीट कर दे रहा। ए से बी तक की डिस्टेंस डी थी, जाएगी अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट में स्पीड माइनस होती है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट हो गया 8। लौट के वो बी से सी तक आ रही है और सी बीच में है, मतलब पूरी डिस्टेंस डी, तो बी से सी की डिस्टेंस d/2। तो d/2 आ रही है और लौटते समय वो विद द करंट आएगी, विद द करंट मतलब धारा के साथ स्पीड जुड़ जाएगी यानी हो जाएगी 16। ये नीचे आ गया 2 मल्टीप्लाई हुआ 32 हो गया, एलसीएम लेके सॉल्व किया 5d/32, डी की वैल्यू निकाली 19 इंटू 32/5। 19 की जगह मैंने 20 रखा, 20 इंटू 32 640 होता है, एक एक्स्ट्रा लिया मतलब 32 माइनस 608/5 किलोमीटर। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस ए और बी का जो आपसे पूछ रहा था। तो अगर आप करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं और बहुत बड़ा भी नहीं है, इजीली आप इधर से निकाल सकते हैं। दूसरा एक तरीका और भी है इसको करने का, वो क्या है तो आओ जरा देखें। दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको करने का सेकंड मेथड, मतलब बिना वेरिएबल के डायरेक्ट अगर सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो बात करो बच्चों इसको करने के सेकंड प्रोसेस की, तो आइए जरा ध्यान देते हैं। पॉइंट ए से बी तक के बारे में बात कर रहा, ए टू बी, बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट सी है। देखो बच्चों वो धारा के विरुद्ध ए से बी तक जा रही है और बी से सी तक लौट के आ रही है। तो अगर मैं केवल इतने हिस्से की बात करूं तो इतने हिस्से में नाव जा भी रही है, और कैसे जा रही है, अप स्ट्रीम धारा के विरुद्ध, और आ भी रही है, कैसे आ रही है, डाउन स्ट्रीम। बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट,
रिलेटिव स्पीड के दोनों केसेस भी हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव स्पीड का दोनों केस हो और डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम को जोड़ने और घटाने से स्पीड ऑफ बोट अपॉन स्पीड ऑफ करंट का रेशियो मिलता है। तो इसका उल्टा भी सही है, स्पीड को जोड़ने और घटाने से आपको टाइम का भी रेशियो मिलेगा। यानी बच्चों मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इतने पोर्शन में मुझे अपस्ट्रीम टाइम और डाउनस्ट्रीम टाइम का रेशियो निकालना हो तो अपस्ट्रीम टाइम में स्पीड को जोड़ दीजिए, 12 + 4 और 12 - 4। स्पीड ऑफ बोट का रेशियो निकालना था, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट का रेशियो, तो हम लोगों ने टाइम को जोड़ा और टाइम को घटाया था। अब अगर टाइम का रेशियो निकालना है तो आप स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट को जोड़ो और घटा दोगे तो आपको टाइम का रेशियो मिल जाएगा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, मतलब धारा के विरुद्ध और धारा के साथ लिए गए समय का, जो कि आपके पास आएगा 16/8 यानी 2/1। यानी बच्चों में ये बताना चाह रहा, किसी नाव की चाल अगर 12 किलोमीटर पर आवर है शांत जल में और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है और डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो धारा के विरुद्ध लिया गया समय अगर 2 घंटे होगा तो धारा के साथ उस दूरी को तय करने में लिया गया समय क्या होगा, 1 घंटे। अब आते हैं बच्चों मुद्दे की बात पर। यहां से यहां नाव धारा के विरुद्ध गई है तो धारा के विरुद्ध कितना समय लग रहा है, 2, और लौटी है धारा के साथ कितना समय लग रहा है, 1। तो बच्चों यहां से यहां भी तो नाव धारा के विरुद्ध ही गई है और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम। तो यहां से यहां 2 घंटे लगे तो बच्चों यहां भी कितने घंटे लगे, 2 घंटे। धारा के विरुद्ध अगर इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 2 घंटे लगे तो इसको भी तो 2 ही घंटे लगेगा क्योंकि दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम, और लौटने में कितना लग रहा है, 1 घंटे। तो बच्चों ए से बी तक जाकर और सी पर आने में कितने घंटे लग रहे हैं, 2 + 2 + 1 यानी कितने बच्चों, 5। मेरे हिसाब से 5 लग रहे हैं, 2 + 2 + 1, और क्वेश्चन में कितना कह रहा था, 19 आवर। यानी मेरे 5 की वैल्यू 19 घंटे आ गई, 19 आवर्स आ गए। तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, 19/5 आवर। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 38/5 आवर। उम्मीद करता हूँ इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने 2 यूनिट की वैल्यू क्यों निकाली, इसलिए निकाली क्योंकि ए से बी तक जाने में कितना लगेगा, 4 यूनिट की वैल्यू निकालते, 2 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, कहाँ से कहाँ तक, बी से सी तक। तो बी से सी तक की डिस्टेंस निकाल कर डबल कर देंगे तो ए और बी क्या आएगा, या आप चाहो तो 4 यूनिट की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर मैं 4 यूनिट की वैल्यू निकालूं डायरेक्ट तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 76/5 आवर। 36 कैरी हो गया 3, 4 और 3 7, 76/5 आवर। सी हमारे पास 4 यूनिट की वैल्यू आ गई बच्चों। लेकिन हमसे पूछा था डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम। अब स्पीड इंटू टाइम करते हैं। ए से बी तक जाने का टाइम हम निकाल चुके हैं, 76/5, 2 + 2 4 मतलब 76/5। टाइम है हमारे पास बच्चों 76/5। स्पीड चाहिए बच्चों, ए से बी तक हम जा रहे हैं कैसे, अगेंस्ट द करंट, धारा के विरुद्ध। नाव की चाल कितनी है, 12, धारा की चाल कितनी है, 4। तो धारा के विरुद्ध स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, 8। धारा के विरुद्ध स्पीड कितनी हो जाएगी, 8। ये हो गया हमारे पास आंसर। सॉल्व करो, ये 8 हो गया और 0 6/5 किलोमीटर। ये आपके पास आ गया आंसर। यानी अगर आप बिना वेरिएबल के करना चाहते हैं तो उसको करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। फिर से रिपीट कर दे रहा, यहाँ से बी से सी तक नाव गई भी है और आई भी है, यानी यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट था तो अपस्ट्रीम धारा के विरुद्ध डाउनस्ट्रीम धारा के साथ समय का जो अनुपात है, स्पीड को जोड़ा स्पीड को घटाया, 2/1 आएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगेंस्ट द करंट धारा के विरुद्ध जाने में 2 घंटे लग रहे हैं तो लौटने में 1 घंटा लगेगा। तो यहाँ से यहाँ का भी 2 ही घंटा लगेगा क्योंकि नाव ए से सी तक भी धारा के विरुद्ध ही गई है और सी से बी और ए से सी की दूरी क्या है, बराबर। तो क्वेश्चन में कह रहा था ए से बी तक जाकर सी तक आने में 19 घंटे का समय लगा है नाव को। तो ए से बी तक जाने में 2 + 2 4, लौटना यानी 1 यानी 5 की वैल्यू 19 आवर्स गिवन थी। तो ए से बी तक जाने में 2 + 2 4 की वैल्यू निकाल ली, 76 क्या आ गया, 5। मतलब ए से बी तक जाने में नाव को 76/5 घंटे का समय लग रहा है। हमसे डिस्टेंस पूछा था, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। चूंकि नाव ए से बी तक धारा के विरुद्ध जा रही है तो स्पीड माइनस होगा। नाव की चाल 12, धारा की चाल 4 है तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8।
तो स्पीड 8, समय 76/5 मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास क्या आ गया बच्चों, डिस्टेंस आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखने में ये थोड़ा आपको बड़ा लग रहा है, ये आप ओरल कैलकुलेट कर सकते हैं। इतने हिस्से में डिस्टेंस कांस्टेंट था, स्पीड जोड़ोगे 12 + 8 16, 12 - 4 12 + 4 16, 12 - 4 कितना होगा 8, मतलब 2/1। तो 2 यहाँ से जाने का तो पीछे वाला भी 2 और लौटने का 1, 5 की वैल्यू 19/19 आर, 4 की वैल्यू निकालिए और अप स्ट्रीम स्पीड यानी 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। तो बच्चों इसको करने का मैंने आपको दोनों प्रोसेस बताया, रेशियो के थ्रू भी बताया और ये वाला, और इसके पहले वेरिएबल डी से ही बता दिया। दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों सही हैं, कोई बहुत बड़े नहीं है, दोनों में आपको जो प्रोसेस सही लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज के सेशन का, आज का आपका आखिरी एग्जाम्पल था। आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए क्योंकि कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी। इस चैप्टर पर रिलेटेड और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन के बारे में हम लोग के साथ मिलेंगे कल। तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में बच्चों आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, चीज़ें इजी थी, क्वेश्चंस इजी थे, कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया वो समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज का वीडियो अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में कहीं से थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कैसा लगा आज का सेशन इसके बारे में फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों घरों में रहें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सबका ख्याल रखें, मस्त रहें और इंसानियत इंसानों के प्रति नहीं जानवरों के प्रति भी दिखाते रहें। तो दोस्तों आज के इसी विचार के साथ लेता हूं अलविदा। कल इसी प्लेटफॉर्म पर इसी समय फिर से मुलाकात होगी कुछ और नए अच्छे